चलिए पीवाईक्यू का प्रथम क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 जो चला के दौरान ये चौरा चौरी क्या तो चौरा चौरी की हिंसक घटना जो 5 फरवरी 1922 के समय कब हुई? 5 फरवरी 1922 के समय महात्मा गांधी देश के किस स्थान पे उपस्थित थे? यानी कि जब चौरा चौरी घटना घटी 5 फरवरी 1922 को, उससे महात्मा गांधी कहाँ उपस्थित? तो महात्मा गांधी उस समय जो थे वो बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली, जो कि गुजरात में है, वहां थे। 5 फरवरी 1922 को जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड हुआ, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली गुजरात में थे। अब चौरा चौरी के हिंसक घटना के आहत होकर क्या किया गांधी जी ने? 22 फरवरी, कब? 22 फरवरी 1922 को क्या किया? बारदोली में ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। क्या किए? इसलिए किए क्योंकि इस घटना में क्या हुआ था कि चौरा चौरी उग्र भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या होते? मारे गए थे, जल के राख हो गए थे। तो इस कारण से इस हिंसक घटना से हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने बारदोली में ही क्या किया? इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है। और भी सारा इसमें ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है, ये साबरमती से भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। ये जो आपको दिख रहा है साबरमती, ये साबरमती गुजरात में है। और गांधी जी की ऐतिहासिक आश्रम जहां 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरुआत की, यहीं से क्या हुआ था? यहीं से दांडी मार्च शुरू हुआ था। कब? 1930 में। तो याद रखिएगा दांडी मार्च 1930 में। और यहाँ तो असहयोग आंदोलन का डेट 1920 से 22। फिर हिंसक घटना घटी कब? 5 फरवरी 1922 की चौरा चौरी घटना हुई थी, ये दिमाग में रखिएगा। और 5 फरवरी को हुआ और 12 फरवरी को ही गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, कौन अधिवेशन भैया? ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। इस अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी, यानी किस नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था? तो भैया वो कौन सी नदी थी जिसके नदी पर 31 दिसंबर 1930 को तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए थे जवाहरलाल नेहरू? वो था रावी नदी। ये बी, रावी नदी के तट पे ये घटना है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन पूछ देता है। लाहौर अधिवेशन 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, क्या? पूर्ण स्वराज की मांग की, को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया उस दिन। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के? रावी नदी के तट पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच नया तिरंगा झंडा फहराया। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में, और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930, याद रखिएगा, पूरे देश में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। माने फर्स्ट क्या? पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अब ये सिंधु नदी का क्या घटना है? तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यहाँ मोहनजोदड़ो के इसी नदी के किनारे क्या थी? स्थित था। सतलज नदी एक है। सतलज नदी में याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही स्थित है। झेलम श्रीनगर शहर की इसी नदी के किनारे स्थित है। या प्राचीन काल में इसे क्या कहते हैं? विस्ता कहा जाता है। वितस्ता झेलम को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि के सुदूर दक्षिण और पश्चिम, भारत का नक्शा दिमाग में बैठाइएगा और देखिएगा क्या कह रहा है भैया। तो दक्षिण और पश्चिम में स्थित पाल घाट दर्रा, कौन दर्रा? पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो पहाड़ियों के बीच एक प्रमुख विच्छेद यानी गैप बनाता है? यानी पूछ रहा है कि किन दो पहाड़ियों के बीच ये गैप बनाता है। तो कौन? नीलगिरी और
नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, बी ऑप्शन उत्तर होगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। ये क्या है? पाल घाट दर्रा क्या है? ये पश्चिमी घाट में स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक पहाड़ी दर्रा है। ये पाल घाट दर्रा के बारे में करें कि ये पश्चिमी घाट में स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर, कहा? तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है। यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों में, दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ी भी दिमाग में रखिएगा। दूसरा, पहला नंबर नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियों की इलायची, ये क्या है? तो ये कार्डमम इलायची पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है कार्डमम पहाड़ी। भारत की सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है ये। सी है क्या? अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी। अन्नामलाई की श्रेणी में पूर्व की ओर, याद रखिए पूर्व की ओर विस्तार में पालनी पहाड़ी कोयलाकरण या यही स्थित है कहा जाता है, ठीक है, यानी पूर्व में स्थित है। डी है जवादी और सेवरव पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला, ये पूर्वी घाट की है, ठीक है। ऑप्शन इसलिए डिटेल कर देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि मेन क्वेश्चन छोड़ के ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना के प्रस्तुत कर देते हैं एग्जाम में। इस कारण क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन वगैरह को भी पढ़ना है, उसको भी डिटेल करके काम करना है उस पर भी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत से निकलने वाली सिंधु नदी, कहां से निकलने वाली भैया? तिब्बत से निकलने वाली सिंधु नदी भारत के लद्दाख केंद्र शासित, यानी कि भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है? तो ये पूछ रहा है कि दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। तो ये कौन भैया है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी। कौन? लद्दाख और जास्कर श्रेणी। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, कहा? मानसरोवर, याद रखिएगा सरोवर को मानसरोवर झील के पास एक सिंगी खबार या शेर का मुख ग्लेशियर है से निकलती है, यानी कि मानसरोवर झील से निकलती है। तो आपको मानसरोवर याद रखना है भैया, इसी झील से सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख के दमचोक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। पूछ देगा कि भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो दमचोक, भारत के दमचोक स्थान से, लद्दाख के दमचोक स्थान से क्या ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह लद्दाख श्रेणी उत्तर और जास्कर श्रेणी दक्षिण के मध्य से होकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। और प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर लद्दाख श्रेणी के पास स्थित है, ठीक है। अब क्या है? ए ऑप्शन था क्या? काराकोरम और लद्दाख श्रेणी। तो ए ऑप्शन को देख लेते हैं कि ए ऑप्शन क्या कर रहा है भैया। तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी में है, इन दो श्रेणियों के मध्य शोक नदी बहती है जिसे मृत्यु की नदी भी कहते हैं। इसी दो नदियों के बीच में शोक नदी बहती है। अब सी है जास्कर और पीर पंजाल। इन श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी और सिंधु की सहायक नदी झेलम का प्रवाह आता है, यानी जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में ही कश्मीर आता है और सिंधु की सहायक नदी झेलम प्रवाह करती है। अब डी क्या है? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कुल्लू और कांगड़ा घाटियां इन श्रेणियों में स्थित है। कुल्लू घूमने जाते हैं ना भैया, तो कुल्लू जो है, कुल्लू और कांगड़ा जो घाटियां हैं इसी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली पटकाई बूम, यानी भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली पटकाई बूम और लुसाई पहाड़ियां भारत के किस पर्वत तंत्र में हिस्सा है? तो जाहिर सा बात है आराकाम योमा। कौन? ये आराकाम योमा होगा, पूर्वांचल श्रेणी में है, इसी के बीच आते हैं ये पटकाई बूम और लुसाई। भारत के किस पर्वत श्रेणी तंत्र जाता है? किसका है? तो आराकाम योमा के हिस्सा है, ये पूर्वांचल श्रेणी में है।
पटकाई बूम और पटकाई, अब थोड़ा और इसको डिटेल कर लेते हैं। पटकाई बूम, नागा पहाड़िया, मणिपुर पहाड़िया और लुसाई पहाड़िया उत्तर पूर्वी भारत में स्थित पूर्वांचल श्रेणी और आराकाम योमा पर्वतमाला के क्या है, हिस्सा है। अब इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से लगती है, तो ये पर्वत श्रेणी भारत के अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और म्यांमार के बीच प्राकृतिक अंतर्देशीय सीमा बनाती है। लुसाई पहाड़ियां जो है इन्हें मीजो पहाड़ियां के नाम से भी लुसाई पहाड़ी को मीजो पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है, जहां सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन स्थित है। ठीक है, बी क्या है भैया, महान हिमालय। तो ये हिमाद्री भी कहा जाता है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, महान हिमालय को, जहां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। इसी ग्रेट हिमालय के गोद में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी विश्व की सबसे ऊंची चोटियां क्या है, स्थित है। दूसरा क्या है, दूसरा मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, यह हिमाचल श्रेणी का कहा जाता है, जिन्हें पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रेणियां भी, यानी कि पीर पंजाल और धौलाधार इसी मध्य हिमालय की श्रेणी में आते हैं। अब है काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय का हिस्सा, जहां भारत का सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। इसी ट्रांस हिमालय में केटू जो है पर्वत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर से संबंधित है। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाले कृत्रिम स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह है, यानी पूछ रहा है कि भूमध्य सागर और लाल सागर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछता है भैया पर्सनल प्रश्न भी। लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली कृत्रिम स्वेज नहर के बारे में, स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह क्या है, स्थित है, तो पोर्ट सईद स्थित है। अब स्वेज नहर क्या है भैया, स्वेज नहर को देखें। स्वेज नहर यह मिस्र में स्थित एक मानव निर्मित जल मार्ग है। ये चूंकि जोड़ना था, इसका स्वेज नहर का स्थापना किया गया, ये मानव निर्मित है दोनों नदियों को जोड़ने के लिए। आज यही रेड सी है जिसको ये जो अमेरिका और आपको ईरान वगैरह से युद्ध चल रहा है, तो आपको यमन उमन से बचा के आपको इसमें युद्ध की स्थिति के कारण ऐसा बन गया है कि आधा से लगभग व्यापार इसी रेड सी से होकर होता है, तेल का आना जाना। और इसे भी ईरान क्या है, रोकने का प्रयास कर रहा है हौती विद्रोहियों के माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसको हर दृष्टिकोण से आप दिमाग में बसा के रखिएगा, पढ़िएगा। रेड सी पे जो भी तथ्य मिल जाए, भूमध्य सागर में जो भी तथ्य मिल जाए, स्वेज नहर पे जो भी तथ्य मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह स्वेज नहर, यह मिस्र में स्थित एक महान निर्मित जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, स्वेज नहर का 1869 ईस्वी में। अब उत्तरी छोर देखिए, स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर भूमध्य सागर के तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। तो चलिए दक्षिणी छोर पे क्या है, तो इसके दक्षिण छोर पे लाल सागर के तट पर पोर्ट स्वेज स्थित है। दक्षिण पे कौन है, पोर्ट स्वेज। ठीक है, ये जो ए है ये दक्षिण में स्थित है और ये उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं कि सी क्या है। सी है पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। ये कहां है, तो पोर्ट मिस्र का मुख्य और सबसे बड़ा ऐतिहासिक बंदरगाह जो भूमध्य सागर के तट पर स्वेज नहर के पश्चिम में स्थित है। यानी कि ये स्वेज नहर के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब डी ऑप्शन क्या है, पोर्ट सुडान। सुडान देश में प्रमुख बंदरगाह शहर जो लाल सागर के पश्चिम तट में स्थित है। यानी पूछेगा रेड सी के पश्चिम में कौन सा स्थित है और ऑप्शन दे देगा, तो कौन, पोर्ट सुडान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अफ्रीका के केन्या, युगांडा की सीमाओं पर स्थित वो कौन सी मीठे पानी की झील है जिससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का
उद्गम होता है, श्वेत नील भी कहते हैं। तो भैया किससे उद्गम, कहाँ से उद्गम होता है? तो उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया झील, सी नंबर विक्टोरिया झील। याद रखिए अफ्रीका, केन्या, ये सब अभी भारत का रिलेशन अफ्रीका के साथ हमारे प्रधानमंत्री बहुत बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तेल और ऊर्जा के केंद्र में रख के, क्योंकि अभी खाड़ी देशों की स्थिति सही नहीं है, वहां से तेल, अमेरिका और ईरान का लगातार युद्ध चल रहा है, हरमुज को बंद कर दिया गया है, रेड सी भी को भी लगभग बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस कारण से अभी अफ्रीकन कंटिनेंट में भारत क्या रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो अफ्रीका के केन्या देख लेते हैं, तो इसका क्या होगा, विक्टोरिया झील उत्तर हो जाएगा। विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी कि सेकेंड मीठे पानी की झील, याद रखिएगा। अब ये सीमा साझा किन किन देश से करती है, तो ये झील 3 अफ्रीकी देश केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमा से घिरी हुई है। पूछ देगा कि अगर नील नदी किन देशों के सीमा से घिरी हुई, तो केन्या, तंजानिया और युगांडा। प्रश्न ऐसे घुमा घुमा के भी पढ़िएगा। और यानी नील नदी का उद्गम कहाँ हुआ, तो इस झील का श्वेत नील नदी का उद्गम जो हुआ, ये आगे चलकर ब्लू नील से मिलकर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बनती है, ठीक है। विक्टोरिया झील का उद्गम कहाँ हुआ, नील नदी से हुआ, नील नदी उद्गम है इसका, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा इस झील के मध्य से होकर गुजरती है। पूछ देगा विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा, ठीक है। ए देखे तंजानिया झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी मीठे पानी की झील है, ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, अफ्रीका में स्थित है भैया, मीठे पानी की झील है ये। चाड झील, अफ्रीका की सहारा मरुस्थल के किनारे स्थित एक अंतर्देशीय झील। कहाँ है ये, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के किनारे स्थित है। इस झील को चाड नाइजीरिया, कैमरून और नाइजर की सीमाओं पर स्थित है, ठीक है। अब है मालवी झील, इसे म्यासा झील भी कहा जाता है, यह भी अफ्रीका के तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम एशिया की 2 ऐतिहासिक नदियां दजला और फरात, जिन्होंने मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को जन्म दिया, यानी कि दजला और फरात के तट के निकट ही, तट पे ही मेसोपोटामिया जैसी विकसित सभ्यता का जन्म लिया, आपस में मिलकर सट अल अरब बनाती है। ये संयुक्त धारा किस खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। यानी सीधे पूछ रहा है कि दजला फरात जो कि संयुक्त धारा है, ये कहाँ जाके गिरती है, तो उत्तर क्या होगा, फारस की खाड़ी, ठीक है। अब सट अल अरब जो है ये इराक के अल कुरना स्थान पर दजला और फरात नदियां मिलकर सट अल अरब नाम की एक संयुक्त नदी बनाती है। यानी कि दजला फरात संयुक्त संयुक्त चली अपना, चली 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 और यहाँ पीक पे आके मिल गई, और ये जहाँ जो मिली, यही जो मिली ना, यही जगह बना, यही जगह का नाम, यही नदी बनी, नदी का नाम रखा है जहाँ मिल के बनी, वो नदी का नाम रखा है सट अल अरब बनाती है, और ये सट अल अरब बन के फारस की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। यह संयुक्त नदी बहते हुए अंत में फारस की खाड़ी में क्या है, मिल जाती है। चलिए, प्राचीन मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक की सभ्यता इन्हीं 2 नदियों दजला और फरात के उपजाऊ मैदान में विकसित हुए थे। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला खाड़ी हरमुज जल संधि द्वारा फारस की खाड़ी से जुड़ी। अब याद रखिएगा हरमुज जल संधि आपको याद रखना है, यानी कि फारस की खाड़ी और अरब की खाड़ी को जोड़ने वाली खाड़ी है ओमान की खाड़ी, ठीक है। और इसमें हरमुज की खाड़ी भी आता है, तो यानी कि फारस की खाड़ी, अरब सागर को जोड़ती है हरमुज, ओमान की खाड़ी, ये सब बहुत वीवीआई है, इसको हर दृष्टिकोण से याद रखिएगा। अदन की खाड़ी लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जल संधि के पास स्थित है, और बाबा अलमंदेब पड़ता है, तो बाबा अलमंदेब को भी याद रखिएगा, जोड़ने वाली जल संधि बाबा अलमंदेब, और उसके पास से क्या है, ये खाड़ी लाल सागर अरब सागर को जोड़ता है। अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी सिरे पर सिनई प्रायद्वीप है, जो मिस्र में है, इजराइल और जॉर्डन और सऊदी अरब के तटों पर स्थित खाड़ी है ये। अकाबा खाड़ी किसके किसके तटों पर स्थित है,
तो सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया और सऊदी अरब हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक में सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज जल विवाद सुलझाया गया। ठीक है, यह विवाद किन राज्यों के बीच स्थित था या किन राज्यों के बीच था? तो ये भैया बिहार और झारखंड के बीच था। इंद्रपुरी बैराज जल विवाद किसके बीच था? बिहार और झारखंड के बीच। यह बैराज जो है, यह बैराज बिहार के रोहतास जिला में डेहरी ऑन सोन के सोन नदी पर निर्मित है, जो दुनिया के सबसे लंबी बैराजों में से क्या है, एक है। अब इसका समाधान कैसे हुआ? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक के दौरान, कौन बैठक? 27वीं बैठक के दौरान बिहार और झारखंड राज्य के बीच सोन नदी जल बंटवारे और इंद्रपुरी बैराज के गाद निकासी या पुनरुद्धार से जुड़ा दीर्घकालीन जल विवाद सुलझाया गया। अब क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? तो भैया क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। ए ऑप्शन है बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच भी क्या कोई था? बिहार और पश्चिम बंगाल फरक्का बैराज से जुड़े गंगा नदी पर जल बंटवारे के मामले इन दो राज्यों के में चर्चा का विषय है, यानी फरक्का बैराज गंगा नदी पे है। सी झारखंड और उड़ीसा में क्या फंसा है? तो ये मयूरगंज और स्वर्ण रेखा बैतरणी नदी तंत्र पर जुड़े जल मुद्दे की राज्य के बीच विवाद है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्या है? तो दामोदर घाटी निगम और बराक नदी जल प्रबंधन से जुड़े विषय दो राज्यों में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान, कौन? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मोतिहारी कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, गांधी जी का पक्ष रखने वाला बिहार के प्रमुख वकील कौन थे? यानी कि उस टाइम गांधी जी का पक्ष लेके बिहार का वो कौन सा वकील था जो लड़ा था? तो भैया वो कौन थे? ब्रिज किशोर प्रसाद। ये ए नंबर उत्तर हुए, ब्रिज किशोर प्रसाद। अब चंपारण के बारे में बात है तो देख लेते हैं। गांधी जी का भारत में पहला यह सत्याग्रह था, यह भारत का फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का। ठीक है, 3 कठिया बते 3/20 भाग पर नील की खेती, यानी कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, इसमें 3 कट्ठा अनिवार्य था किसानों के लिए नील की खेती करना, जिससे खेत बंजर हो जाते थे और खेत की उत्पादन क्षमता कम हो जाती थी, जिससे किसान बड़े परेशान थे। इसी को रोकने के लिए ये गांधी जी वहां चंपारण सत्याग्रह करने गए थे। मोतिहारी कोर्ट में मुकदमा 18 अप्रैल 1917 को जब अंग्रेजों ने गांधी जी के चंपारण छोड़ने का आदेश दिया और उन्होंने मना कर दिया, तब उस पर मोतिहारी कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी और वकील कौन? ब्रिज किशोर प्रसाद ने मोतिहारी कोर्ट में गांधी जी का पक्ष मजबूती से रखा और कानूनी सहायता प्रदान की। चंपारण, वैसे चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ब्रिज किशोर प्रसाद थे, धरणीधर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, आचार्य कृपलानी थे, ये सहयोगी थे। यानी कि राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रिज किशोर प्रसाद, ये थोड़ा ज्यादा भी ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन का है धरणधर बता ही दिया आपको। ये चंपारण सत्याग्रह में किसानों के शामिल थे और ये इनका काम क्या था? धरणधीर प्रसाद का। तो ये चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ किसानों के बयान दर्ज करने वाले प्रमुख वकील थे। यानी कोई किसानों का बयान दर्ज करेगा ना भैया कि क्या क्या उनका बयान है, तो ये धरणधीर प्रसाद कर रहे थे ये बयान दर्ज। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी और बिहार के क्या है? बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी है अनुग्रह नारायण सिंह। एक गोरख प्रसाद है, ये मोतिहारी के स्थानीय वकील जिनके निवास स्थान पर गांधी जी चंपारण प्रवास के दौरान ठहरे थे। यानी कि इनके यहाँ चंपारण प्रवेश के दौरान गांधी जी इन्हीं के यहाँ ठहरे थे, ये भी एक वकील थे पेशे से। चलिए इसी बात पे 10 क्वेश्चन का ये PYQ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।